नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। लाख टके की बात में आज बात करेंगे संभल पर जारी सियासी पर्यटन और उस पर मचे घमासान की, क्योंकि रोक के बावजूद राहुल गांधी काफिले के साथ संभल के लिए निकले, जिसके कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ा और उसके बाद सियासी वार पलटवार हुआ। साथ ही बात करेंगे मुस्लिम वोट के वास्ते क्या स्पीच जा रही है संभल के रास्ते, क्योंकि जब से संभल विवाद हुआ है अखिलेश यादव इस मुद्दे को सड़क से संसद तक तोल दे रहे हैं। बीजेपी आरोप भी यही लगा रखी है। और इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के यूटर्न की, क्योंकि जिस वक्फ बोर्ड के नोटिस के कारण यूपी कॉलेज का विवाद खड़ा हुआ, उस पर वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी किया है और कहा है कि कॉलेज की जमीन पर उनका कोई दावा नहीं है। बात होगी ग्रेटर नोएडा के किसानों की, जहां प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और 1 महीने में समस्या के समाधान के निर्देश दे दिए हैं। संभल जाने की जिद पर राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर के पास अड़े रहे, लेकिन 2 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद वो घर लौट आए और स्पीच जाम से लोग परेशान दिखे। संभल जाने की जिद पर राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर के पास गए। काफी देर तक वहां पर खड़े रहे, अड़े रहे, लेकिन 2 घंटे तक जब ये पूरा सियासी ड्रामा चलता रहा, उसके बाद वो वापस लौट कर आए, लेकिन जाम के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल संभल में प्रशासन ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा रखी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरी तरह मामला शांत नहीं हो जाता, यहाँ नेता ना आए तो बेहतर होगा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने काफिले के साथ निकले। राहुल गांधी के इस कदम को बीजेपी सियासी पर्यटन और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बता रही है। वहीं प्रमोद कृष्णम का कहना है कि राहुल को संभल नहीं बांग्लादेश जाना चाहिए। देखिए संभल के सियासी पर्यटन पर किस तरह का दंगल हो रहा है। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी वापस दिल्ली तो लौट गए, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते किसी भी पीड़ित से मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है। राहुल प्रियंका का यह बयान उस वक्त का है जब सभी जानते हैं कि अभी संभल में 10 दिसंबर तक प्रशासन ने किसी भी नेता के आने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राहुल के संभल के सियासी पर्यटन पर प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम न करें, अगर जाना है तो बांग्लादेश जाएं, संभल शांत हो चुका है। राहुल गांधी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। इधर संभल का मामला संसद में भी उठा। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मामले को गंभीर बताया और राहुल के सियासी पर्यटन को जायज ठहराया। इनकी पोल न खुल जाए कि वोट को जनता का वोट डालने नहीं दिया, इसलिए जानबूझ करके ये घटना हुई है। ऐसी क्या हरकत प्रशासन ने कर दी कि अभी तक वो स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है, और जो ये बड़े बड़े ये जो अधिकारी हैं जो उस मौके पे मौजूद थे वो कटघरे में खड़े हुए आज नजर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह का प्रतिबंध जो लगाया गया है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष के सियासी पर्यटन पर बीजेपी हमलावर दिखी। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम राहुल और अखिलेश पर निशाना साधते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दंगाइयों के बड़े हितैषी होने की होड़ लगी है। ये कोई संभल के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं, उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोट की राजनीति के तहत ऐसा कृत्य कर रहे हैं। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रतिमा को लेकर के एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। लेकिन ऐसे आप जाओगे, राजनीतिक पर्यटन करोगे, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह आपको समझती है कि जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर संभल मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष रह रहकर सियासी पर्यटन की कोशिश कर रहा है, कभी सपा का डेलीगेशन तो कभी राहुल गांधी खुद। ये तब हो रहा है जब सबको पता है कि प्रशासन ने अभी नेताओं के आने पर रोक लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल का सियासी दंगल इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी विरोधी दल मुस्लिम वोट बैंक के लिए संभल को सियासी पर्यटन का केंद्र बनने में जुटी हुई है। दरअसल संभल मुस्लिम बाहुल इलाका। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर हिंदू आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। आगे 2027 का चुनाव है, ऐसे में संभल पर विपक्षी दलों का स्टैंड क्या दर्शाता है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक मूड में नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। मुस्लिम समुदाय ने कुछ क्षेत्रों में सपा की जगह AIMIM और आजाद समाज पार्टी जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख किया था। तो क्या समाजवादी पार्टी इसलिए संभल मुद्दे को जोरदार तरीके से भुनाने में जुटी है, जिससे 27 के चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से लेकर लोकसभा तक लगातार इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सपा अध्यक्ष इस बात को भी कह रहे हैं ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है। राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में खास तौर से जो PDA के नारा उनकी तरफ से दिया गया है, उस नारे में कहीं से वो नुकसान देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि 27 के विधानसभा चुनाव में 24 के वोट बैंक को बरकरार रखा जाए। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल हिंसा मामले के बाद लगातार बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से ही अखिलेश यादव संभल मुद्दे पर सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। संसद में समाजवादी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि संभल मामले को जोर शोर से उठाया जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का तर्क यही है कि 2027 के चुनाव में मुसलमान वोट बैंक न छिटके। भले ही परिस्थितियां और जांच कुछ और कह रही हों, लेकिन इसके बाद भी सपा और अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के पीछे खड़े हैं। तो वो एक तरह से ये मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि वे अच्छे बुरे हर वक्त में इस कम्युनिटी के साथ हैं, और इससे अगर उनको एक चुनावी लाभ होता है तो उसी लिहाज से ये स्ट्रेटजी उनके कितना काम आएगी
ये अब कोई भी जो अगला चुनाव होगा उसमें हम देख पाएंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति के अब जो आउटलाइंस हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी किसी वोट बैंक के लिए नहीं परेशान है। अगर ये 5 मुस्लिम समुदाय के अलावा 5 ब्राह्मण ठाकुर मरते निर्दोष, तब भी समाजवादी पार्टी ये बात कहती। इसलिए कम से कम राजनीतिक बात तो कही जाए, विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने वाली बात तो कही जाए, लेकिन ये बिल्कुल ना कहा जाए कि हम अपने वोट बैंक के लिए परेशान हैं। मैं तो उस बात के लिए भी कहता हूँ, जब बहराइच में किसी लोगों ने दंगा किया, 2 दिन तक आगजनी की, लोगों की दुकानें, मकान, फैक्ट्री, अस्पताल सब फूंक दिया, तब इस पुलिस के पास गोलियां नहीं थी क्या? समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक में 15% से ऊपर फैला हुआ मुस्लिम समाज अगर समाजवादी पार्टी से मुंह फेरता है तो उनके लिए 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। संभल की बात करें तो करीब 48% मतदाता मुस्लिम है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि इस वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए और यही वजह मानी जा रही है कि अखिलेश यादव संभल पर बीजेपी को संभलने देना नहीं चाहते। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर वो आगे चलना चाहते हैं और उन्हें इस बात का शक है कि अगर संभल मामले में लगातार वो आक्रामक नहीं रहे तो अल्पसंख्यक वर्ग कहीं उनसे बिदक न जाए। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वाराणसी के यूपी कॉलेज पर जारी घमासान के बीच सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी किया और साफ किया है कि यूपी कॉलेज पर उनका कोई दावा नहीं है। दरअसल 2018 का वक्फ बोर्ड का एक नोटिस वायरल हो रहा था। इसके बाद यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद बवाल बढ़ गया था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने इस पर यू टर्न ले लिया है। वाराणसी के जिस 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिस यूपी कॉलेज को वक्फ की जमीन पर होने का लेटर जारी हुआ था, जिस वायरल लेटर की वजह से वाराणसी में छात्र प्रदर्शन पर उतर आए थे, उस मामले पर अब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बैकफुट पर आ चुका है। उस दावे पर वक्फ बोर्ड यू टर्न ले चुका है। वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी कर अपना रुख साफ किया है कि ये दावे पहले ही खारिज हो चुके हैं और यूपी कॉलेज पर वक्फ का दावा नहीं है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जारी लेटर में लिखा है, वसीम अहमद का दावा 2021 में ही खारिज हो चुका है। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की संपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है। कोई किसी के बहकावे में न आए, अफवाहों पर ध्यान न दे। वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर विवाद मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वक्फ बोर्ड ने साफ तौर से कहा है कि जो दावा 2021 में किया जा रहा था, वो दावा वास्तव में उन्होंने बहुत पहले ही खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड के जो विधि अधिकारी हैं अब्दुल मुबीन खान, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है संयुक्त सचिव अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को यानी SM यासीन को लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि वसीम अहमद के दावे को वर्ष 2021 में ही खारिज किया जा चुका है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये बयान तब आया है जब यूपी कॉलेज विवाद ने सुर्खियां बटोरी। दरअसल ये पूरा विवाद वक्फ बोर्ड के नोटिस को लेकर शुरू हुआ था, जो 2018 का था। यूपी कॉलेज ने इस मामले के खत्म होने की बात कही थी, लेकिन इस कॉलेज के छात्र इस नोटिस को लेकर प्रदर्शन पर उतारू हो गए। छात्रों ने मामले को लेकर यूपी कॉलेज परिसर में बने मस्जिद पर हंगामा भी किया। कॉलेज गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, मामले के बढ़ने के बाद कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले भी ज्यादा आने लगे थे। मामले को बढ़ता देख यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसके बाद अब वक्फ बोर्ड ने सफाई दी है और यूपी कॉलेज की जमीन पर वक्फ के दावे से पूरी तरह इनकार किया है। बोर्ड की ओर से कॉलेज की संपत्ति को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि यूपी कॉलेज की संपत्ति पर उनका दावा नहीं है, यानी कि पिछले कई दिनों से विवाद और सुर्खियां बटोर रहा है पूरा मामला गलतफहमियों की वजह से लगातार चर्चा का विषय था। अब उस पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी कर यानी कि ऑफिशियल पत्र जारी कर इन तमाम चीज़ों पर विराम लगाया है। दरअसल यूपी कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई थी, जिसमें फिलहाल करीब 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अचानक इस कॉलेज को लेकर दावे का नोटिस जब से वायरल हुआ, लोगों की नाराजगी बढ़ती गई।
हालांकि अभी भी इस परिसर में मस्जिद है, जिसे हटाने की मांग छात्र से लेकर कॉलेज प्रबंधन तक कर रहा है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की सफाई से मामले में फैली अफवाहों और गलतफहमियों पर विराम लगने की उम्मीद है। ये पत्र इसी कार्यालय की विधि अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और कहा गया है कि 2021 में ही इन तमाम मामलों को खारिज कर दिया गया है। अब उम्मीद की जाती है कि वाराणसी के यूपी कॉलेज के विवाद अब थम जाएगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, वहीं कल सीएम योगी अयोध्या जाएंगे और रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले प्रयागराज जाकर वो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी कर चुके हैं। 13 दिसंबर को जब पीएम मोदी आएंगे तो फिर प्रयागराज में रहेंगे। देखिए सीएम योगी किस तरह जनता के कामों में एक्टिव हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा एक्टिव रहते हैं, जनता के कामों को सर्वोपरि रखते हैं। उनका शेड्यूल हमेशा बिजी होता है। इसके बावजूद भी जब वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो लोगों की समस्याएं सुनना नहीं भूलते। इस बार गोरखपुर में आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सांसद खेल स्पर्धा की तर्ज पर विधायक खेल प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। यूपी में विकास का संकल्प लेकर चलने वाले योगी आदित्यनाथ का अगला दौरा रामनगरी अयोध्या का है। 5 दिसंबर को सीएम योगी अयोध्या जाएंगे, जहां रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। राम कथा पार्क पर 3 दिवसीय रामायण मेले का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला का दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी कल रामायण मेले में आ रहे हैं। रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे अपने कर कमलों से। निश्चित रूप से रामायण मेला अयोध्या में अपना अलग महत्व रखता है और उस रामायण मेले में माननीय मुख्यमंत्री भी और एक संत भी है, तो उनके कर कमलों से भी उसका शुभारंभ हुआ। सीएम योगी हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा कर लोगों के बीच पहुंचते हैं। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे। दरअसल 13 दिसंबर को पीएम मोदी कुंभ के निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर जब पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे तो सीएम योगी उनके साथ प्रयागराज में नजर आएंगे। यानी योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर धरने पर बैठे किसानों को अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अभी कल तक धरने पर बैठने की बात कही है। और इसी बीच सरकार ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो 1 महीने में रिपोर्ट सौंपकर किसानों की समस्या के समाधान का रास्ता निकालेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आंदोलन करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए औद्योगिक विकास विभाग के सचिव ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया और 1 महीने के भीतर किसानों की शिकायतों के समाधान करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर देने को कहा गया है। इस कमेटी में IAS अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अध्यक्ष बनाए गए हैं। पीयूष वर्मा विशेष सचिव औद्योगिक विकास, संजय खत्री ACEO नोएडा, सौम्य श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा, कपिल सिंह ACEO ईडा सदस्य बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान धरने पर डटे हैं। 0 पॉइंट पर किसान धरने पर बैठे हैं, जहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांगों पर जल्द अमल करने का आश्वासन दिया।
पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी के अफसर मौके पर पहुंचकर किसानों की हर बात पर विचार कर समस्या समाधान की बात कही। यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने किसानों को हाई पावर कमेटी की पॉजिटिव सिफारिशों को इसी महीने लागू करने का आश्वासन भी दिया। उसकी पॉजिटिव रिपोर्टें तत्काल लागू कर दी जाएंगी इसी महीने में, और उसके बाद जिन जिन बातों पे असंतोष था उस पे हम लोग ज्वाइंटली मतलब यहाँ की तीनों अथॉरिटियाँ डीएम साहब के साथ मिलके हम लोग एक प्रॉपर बातचीत का चैनल डेवलप कर रहे हैं। उन सब बातों को उसमें रख के टॉप लेवल पे वार्ता करा के जहाँ से समस्याओं का समाधान हो सकता है बहुत जल्द ही इसको सॉर्ट आउट कराएंगे। ये इसमें कोई विराम नहीं है, डे बाय डे आपको प्रगति दिखेगी। दरअसल पिछले नवंबर महीने से किसान लगातार अलग अलग जगहों पर धरना दे रहे थे। किसान अपनी प्रमुख मांगों यानी 10% जमीन आवंटन और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने चेतावनी भी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे, जिसके बाद सरकार ने तुरंत कमेटी का गठन कर किसानों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इसके बावजूद भी किसान धरने पर बैठे हैं। अब कल किसान तय करेंगे कि आंदोलन का अगला रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।